Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिगेम मेथड को देखा, उसके बाद हम लोगों ने जो है टू फेज मेथड को डिस्कस किया इन डिटेल, किस तरह से ये मेथड वर्कआउट करते हैं और इन पे एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। और आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो है एज अ होम असाइनमेंट छोड़ दी गई ताकि वो आप लोग घर पे अटैम्प्ट कर लें और इन चीज़ों को देखें। जहाँ तक आपको मेथड समझ में आ गया वेल एंड गुड, जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर इसी चैप्टर में मूव करेंगे, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है इस चैप्टर में। तो ये चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं कि आगे हम लोगों के पास इसमें क्या है डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ केसेस थे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ केसेस डिस्कस करने थे जिसमें डिजनरेसी था, मल्टीपल ऑप्टिमा था और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस थे। वो हम लोग ग्राफिकल मेथड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन अब हम लोग ये सिंप्लेक्स मेथड में भी वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट कर रहे हैं। इन द एप्लीकेशन ऑफ द फीजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि फीजिबिलिटी कंडीशन आप लोगों को याद होगा कि सिंप्लेक्स मेथड में फीजिबिलिटी कंडीशन जो है वो हम लोग किस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए टाई फॉर द मिनिमम रेशियो में ऑकर एंड कैन बी ब्रोकन आर्बिट्ररी। जब आपके पास फीजिबिलिटी कंडीशन में टाई हो जाता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको आर्बिट्ररी ब्रेक कर देते हैं, यानी कि आप जिसको चाहें एज अ लिविंग वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर दो के दरमियान टाई है तो आप दोनों में से किसी को भी एज अ लिविंग वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन डीजनरेसी कहाँ से आ जाती है बीच में? डीजनरेसी बेसिकली जब व्हेन दिस हैपेंस एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल विल बी जीरो इन द नेक्स्ट इटरेशन। जब इस तरह से होता है कि आपका टाई हो जाता है और आप लोग जो है वो किसी एक को आर्बिट्री चूज कर लेते हैं, तो उसके बाद जब आप आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं इस सेंस में कि आपने आर्बिट्री ब्रेक कर लिया है, अगर आप चाहें तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम को, अगर आप अपने एंड पे वेरीफाई करना चाहें तो यू कैन सिंपली वेरीफाई बाय सम कंट्रारी एग्जांपल। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जब आप ट्राई को आर्बिट्री ब्रेक करेंगे, लेकिन फीजिबिलिटी कंडीशन में, ऑप्टिमलिटी की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रही है फीजिबिलिटी कंडीशन की। तो जब आपकी फीजिबिलिटी कंडीशन में आपके पास आर्बिट्री आप किसी रेशियो को ब्रेक करते हैं, तो ये क्या होता है कि आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन में एक जो बेसिक वेरिएबल है, जो आपका बेसिक वेरिएबल है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। तो बेसिक ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक वेरिएबल आपका जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, यानी कि जो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि बेसिक वेरिएबल इक्वल टू ज़ीरो, आप टाई आर्बिट्री ब्रेक कर रहे हैं और ब्रेक करने के बाद आपका जो बेसिक वेरिएबल है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है एंड द न्यू सोल्यूशन इज सेड टू बी डीजनरेटेड। इस तरह का जो सोल्यूशन है वो डीजनरेटेड कहलाता है। यानी कि डीजनरेसी से मुराद ये है कि आपका कोई बेसिक वेरिएबल जो है उसका सोल्यूशन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। लेकिन ये केस तब होगा जब आपके पास टाई की सिचुएशन हो और आप टाई को आर्बिट्री ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियसली ये होने वाला है। Degeneracy can cause the simplex iteration to cyclic indefinitely, thus never terminates the algorithm. The condition also reveals the possibility of at least one redundant constraint. तो इसमें आपको redundant constraints हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आपके पास एक और कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि redundant constraint होगा इस प्रॉब्लम में। या एक चीज़ यहाँ पे शायद ये चीज़ आप लोगों के लिए ये वर्ड नया है कि what does mean by this word कि जी cyclic, साइकिल जो है ये क्या है बेसिकली। जब आप के पास डीजनरेसी का केस होगा और एक वेरिएबल जीरो हो जाएगा और आप फोर्सली आप चाह रहे हैं कि मैं आइट्रेशन चलाऊं, यानी कि आप आइट्रेशन चलाते रहेंगे तो बेशक वो आप भले 1000 आइट्रेशन चलाएं तो प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं आएगा। प्रॉब्लम सिर्फ वहीं उसी आपने सोल्यूशन के अराउंड मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा, सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बेसिकली साइक्लिक इंडेफिनिटली का मतलब है कि आपका जो जब डीजनरेसी होगी तो भले आप 1000 आइट्रेशन चलाएं तो प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सॉल्यूशंस आपके होंगे। यानी कि जस्ट जिस तरह से अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या न्यूमेरिकल एनालिसिस आप आगे पढ़ेंगे, तो कुछ मेथड्स हैं किसी पॉइंट पे जाके सिर्फ एरर रिड्यूस नहीं करते, सिर्फ स्मूथिंग करना शुरू कर देते। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि ये साइकिलिंग मूव करेगा, यानी कि चैन में मूव करता रहेगा, एल्गोरिथम कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था डीजनरेसी का सिंप्लेक्स मेथड में। इन सिंपल वर्ड्स, अगर फीजिबिलिटी कंडीशन आपकी टाई हो रही है, आप आर्बिट्री ब्रेक कर रहे हैं और किसी आपके जो सोल्यूशन है किसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है वहाँ पे डीजनरेसी है प्रॉब्लम में। आई होप कि आप लोगों को डीजनरेसी क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद आ जाता है सिंपलेक्स मेथड, अनबाउंडेड, मल्टीपल एंड इनफीजिबल सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ एट एनी आइट्रेशन नो डिपार्टिंग वेरिएबल कैन बी फाउंड, यानी कि आपके पास लिविंग वेरिएबल ही नहीं है, आप लिविंग वेरिएबल नहीं फाइंड कर पाते, यानी कि आपकी जो फीजिबिलिटी कंडीशन है वो आप नहीं कर पा रहे, यानी कि लिविंग वेरिएबल है ही नहीं प्रॉब्लम में, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन में चला जाता है। याद रख लें कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन सिंपलेक्स मेथड, यानी कि आपके पास कोई भी लिविंग वेरिएबल आप जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहे, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का टाइप होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपलेक्स मेथड अनबाउंडेड, मल्टीपल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन कंटिन्यू है। और मल्टीपल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस तरह से होते हैं? इन द फाइनल टेबलो वन ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैज कोफिशिएंट जीरो। नॉन बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाए, अगर बेसिक वेरिएबल का रिजल्ट जीरो आ जाए तो आपका डीजेनरेसी है। और अगर नॉन बेसिक का कोफिशिएंट जीरो में, देखिए बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट जी में जीरो होता है, लेकिन अगर नॉन बेसिक किसी नॉन बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट जी में जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि आप ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है या मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। दिस नॉन बेसिक वेरिएबल कैन इनकॉर्पोरेटेड इन द बेसिक टू ऑब्टेन एन अदर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अगर आपके पास नॉन बेसिक वेरिएबल ऐसा आ जाता है तो आप वो जिसका कोफिशिएंट जीरो है, जिस नॉन बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो है, आप एज अ इंटरिंग वेरिएबल उसको ले लें। आप लेने के बाद पूरा प्रोसेस सिंपलेक्स का अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक नया सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि शायद वैल्यूज में तो चेंज होगा, यानी कि x1 और x2 x3 की वैल्यूज चेंज होंगी, लेकिन z की जब आप पुट करेंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका सेम होगा। तो इस केस को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये भी एक एग्जांपल था। वंस टू सच ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड, अगर इस तरह के दो सॉल्यूशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। बहुत से सॉल्यूशंस आप, अगर आपको दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो आप इनमें से बहुत सारे सॉल्यूशन जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं बाय वेटिंग सम ऑफ दो टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इनके वेटेड सम से आप जो है वो बहुत से सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन पे कर लेते हैं। ये सिंपली आप एग्जाम्पल है, ये सेम प्रॉब्लम है जो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने सिंपली जो है वो x2 के कोफिशिएंट 5 से 2 में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज है इसका। आप देखते हैं कि इसमें किस तरह के सॉल्यूशंस हैं। द कंस्ट्रेंट्स आर नाउ सेम विच लीड्स टू मल्टीपल सॉल्यूशन। तो अगर आप देखें, ओनली वन मॉडिफिकेशन कंपेयर टू द अर्लियर प्रॉब्लम इज दैट द कोफिशिएंट ऑफ x2 इज चेंज फ्रॉम 5 to 2। x2 का जो कोफिशिएंट है वो 5 से 2 पे चेंज कर दिया गया है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन thus the slope of the objective function and the third constraint same, that leads to the multiple solution। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी प्रॉब्लम को देख के ही, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशन अगर आपने देखने हैं तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखें z के जो वैल्यूज़ हैं वो 3x1 + 2x2 है, और यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट जो है बेसिकली उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपके पास 3x1 + 2x2 है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। इनडेफिनाइट सॉल्यूशन या मल्टीपल सॉल्यूशन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है वो फाइनल टेबलो में फॉर एग्जांपल 0 आ जाए, यानी समझ लें कि ये आपका फाइनल टेबलो है किसी प्रॉब्लम का, और यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है। तो ऑब्वियसली ये जो सिनारियो है ये आपको ले जाएगा टू इनडेफिनाइट सॉल्यूशन की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सिंपलेक्स मेथड, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसकी z की वैल्यूज 18 है, x1 की 6 है, x2 की 0 है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि जब आपके पास ये एक सॉल्यूशंस हैं आपके पास, हाउएवर द कोफिशिएंट ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल x2 इज 0 इन द 0 एंड अदर सॉल्यूशन इज पॉसिबल। x2 का जो कोफिशिएंट है जो आपका नॉन बेसिक वेरिएबल था उसका वैल्यू 0 है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एंड अदर सॉल्यूशन इज पॉसिबल बाय इनकॉर्पोरेटिंग x2 इन द बेसिस। आप x2 को एज अ एंटरिंग वेरिएबल ट्रीट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, और एग्जिटिंग वेरिएबल जो होगा वो x4 आप लें, और ऑब्वियसली आप जो है वो अगर आप इस तरह से करेंगे x2 एज अ एंटरिंग वेरिएबल आपने लिया तो देखें आपको z इज इक्वल टू 18 आ गए यहाँ पे, और x1 और x2 जो है वो ऑब्वियसली आपके चेंज हो गए। तो ये आपका जो एक एग्जांपल है इनडेफिनाइट सॉल्यूशंस का। एक अदर एग्जांपल है हमारे पास तो
इनको आप टू सेट्स ऑफ द सोल्यूशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 6x1 इन अ ब्रैकेट फॉर्म, या आपने इसको पढ़ा था हम लोगों ने, जो कॉन्वेक्स सेट था उसकी डेफिनेशन है ये, आप इसमें लिख के आप बहुत सारे सोल्यूशन जो अल्फा और बीटा की वैल्यू लेस देन 1 लेके आप मल्टीपल सोल्यूशंस यहाँ से ले सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 0.1, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सोल्यूशंस फॉर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा, यू कैन फाइंड द वेरियस वैल्यूज, यहाँ से आप इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आप लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इनफीजिबल सोल्यूशन से मुराद है कि सोल्यूशन है ही नहीं। इन द फाइनल टेबलो एटलीस्ट वन ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल स्टिल एग्जिस्ट इन द बेसिक, यानी कि अगर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किए हैं और फाइनल टेबलो में आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई वैल्यू रह गई है, यानी कि जी में आपकी ये समझ लें कि आपका जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो एज अ बेसिक वेरिएबल ट्रीट कर रहा है इन द लास्ट, तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो इनफीजिबल सोल्यूशन में चला जाएगा। तो उसके बाद है मिनिमाइजेशन वर्सेस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। Simplex method is described based on the standard form of LP objective function of the maximization type. However, if the objective function is of minimization type, method may still be applied with a small modification. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सिंप्लेक्स मेथड आपके पास मिनिमाइजेशन में ऑब्वियसली हम अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। The required modification can done with either of the following ways. The objective function is multiplied by -1, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर कंस्टेंट की राइट साइड जो है वो नेगेटिव है पहले उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी होती है, अदरवाइज वो मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ें हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अब आप स्टडी कीजिएगा। और ये था आज का लेक्चर। तो इसमें हम लोगों ने की टर्म्स को स्टडी किया, बेसिक वेरिएबल्स को स्टडी किया, नॉन बेसिक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल को स्टडी किया, सरप्लस वेरिएबल आपने देखा, बेसिक सोल्यूशन आपने देखा, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्टिमम सोल्यूशन हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया, और कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। आई होप कि इस उम्मीद के साथ कि आप इनको ज़रूर अप्लाई करेंगे, इनको कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इन क्वेश्चंस की लाइट में ज़रूर दूंगा, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपने इसको ज़रूर डिस्कस करना है, ज़रूर इनको सॉल्व करना है। ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं और इन द लास्ट कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये स्लाइडें बनाई हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ चाहता है, थर्ड चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।